हाय। आज का टॉपिक है करेक्ट। ओके, तो हमने लास्ट लास्ट टाइम जो पढ़ा था हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हमने देखा था कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, वो कितना हो सकता है? 25%, 35%, 45%। ठीक है, ऑफ क्या ऑफ ब्लड विच इज गेटिंग कलेक्टेड इन द वेंट्रिकल। ओके, तो हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट है, थोड़ा बहुत तो भी निकल रहा है ब्लड बाहर हार्ट से। ओके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो जा रहा है, बट कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक आउटपुट जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब कितना हो जाता है? 0%। ओके, हार्ट फेलियर में पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है, बट हमको कार्डियक केयर देना जरूरी है पेशेंट को। बट कार्डियक अरेस्ट में इमरजेंसी केयर जरूरी है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट सडनली 0 हो चुका है। मतलब क्या? ब्लड जो हार्ट से पंप हो ही नहीं रहा, नो पंपिंग। ठीक है, नो कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे हार्ट फेलियर में कम पंप हो रहा था, बट ब्लड पंप तो हो रहा था, पेशेंट वॉज स्टेबल। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे पेशेंट अनस्टेबल हो चुका है, कार्डियक आउटपुट 0 हो चुका है। तो अब ये क्या है और क्यों होता है वो देखते हैं आगे धीरे धीरे। कार्डियक अरेस्ट क्या बोला उन्होंने? डिस्क्राइब्स सडन कंप्लीट कार्डियक आउटपुट ड्यू टू। ओके, ड्यू टू यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस दी है जिसमें कार्डियक आउटपुट एकदम से गिर सकता है। ड्यू टू सिस्टोल, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दिस इज सेकंड कंडीशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, थर्ड कंडीशन। ओके, और लॉस ऑफ कार्डियक और पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, दिस इज फोर्थ कंडीशन। ठीक है, सिस्टोल फर्स्ट, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया सेकंड, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन थर्ड, एंड पल्स एक्टिविटी फोर्थ। ओके, अब ये चार कंडीशन है अलग अलग जिनमें हमको कार्डियक अरेस्ट दिख के आ सकता है। अभी इनका हर एक का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, अपना अपना फीचर्स है, बट सबके एक ही कॉमन फीचर दिख के आएगा। क्लिनिकल डायग्नोसिस हम कैसे दे सकते हैं इन चारों कंडीशन का? अगर पेशेंट ये चार चीजें सेटिस्फाई कर दे, हम ये चारों कंडीशन में बोलेंगे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है। बट ये हमको क्लिनिकली कैसे समझ में आएगा कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है? बाय सीइंग दीज फोर फीचर्स। ठीक है, पहले क्या होगा? पेशेंट बीइंग अनकॉन्शियस, पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, कॉन्शियसनेस चला जाएगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। पेशेंट जब नीचे गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा नीचे। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा नीचे, तो हम उसकी पल्स चेक करेंगे। जैसे ही नीचे गिरता है हम पल्स चेक करते हैं। कौन सी पल्स? ठीक है, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट इज पल्सलेस, पेशेंट की पल्स ही हमको फील नहीं हो रही है। ये कितनी देर तक करना है हमको? 10 सेकेंड्स तक करना है। पेशेंट जैसे गिरा, हमने पल्स चेक की, पेशेंट की पल्स फील नहीं हुई 10 सेकेंड्स तक। ओके, अभी देखना है कि ब्रीदिंग कैसी है पेशेंट की। ब्रीदिंग या तो चल रही हो सकती है, या तो पेशेंट कोई तो अबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न दिखा रहा हो सकता है, या फिर ब्रीदिंग कंप्लीट स्टॉप की होती है। ठीक है, आफ्टर कार्डियक अरेस्ट उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है ब्रीदिंग को कंप्लीटली स्टॉप होने के लिए, बट धीरे धीरे होती है। ओके, पहली चीज पेशेंट गिरा, दूसरी चीज पल्सलेस है, तीसरी चीज ब्रीदिंग स्टॉप होने में। और अगर ये चीजें हो जाए और इसमें कोई शक नहीं, ये तीनों चीजें एक साथ हो जाए, इसमें कोई शक नहीं कि डेथ इज इनएविटेबल। ओके, अनलेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है अनलेस, ट्रीटमेंट इज गिवन प्रॉम्प्टली। अगर हम पेशेंट को तुरंत से कोई इमरजेंसी कार्डियक केयर देते हैं तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। ओके, तो हमको सारे कंडीशंस पता है कि अभी तक हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। कौन कौन सी चीज़ें? फेलियर पढ़ा है,
ठीक है, अक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम पढ़ा है हमने, माइटल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, एजिटेशन, उसके बाद में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हार्ट में अभी तक। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी, अक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम पढ़ी है। ये सबसे बड़ा कॉज है कोई भी चीज पेशेंट की डेथ के लिए, सबसे बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे भी पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट डेवलप हो रहा है तो उसका मेजर रीजन इज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज फॉर 85% ऑफ द डेथ्स। ओके, तो इसका पैथोजेनेसिस भी मोस्टली अक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम से रिलेटेड ही होगा, किसका, कार्डियक अरेस्ट का। ओके, तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज सिर्फ एक छोटा टर्म नहीं है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आती है उसमें, जिसमें मायोकार्डियल इस्कीमिया में आता है स्टेबल एंजाइना प्लस अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, उसके बाद आता है अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें आता है एसटी स्टेमी और स्टेम, ठीक है, एन स्टेमी एन स्टेमी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन विद मायोकार्डियल स्कारिंग, मतलब क्या, पहले मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका, स्कार डेवलप हो चुका है, वो भी एक कॉमनेस्ट रीजन है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ओके, अभी दिस इज अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 85%। ठीक है, बचे खुचे जो है 15%, वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। हमने स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज पढ़े, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइटल स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, माइटल रिगर्जिटेशन। ठीक है, ये जो भी स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन है, ये सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब क्या, कि जब स्टेनोसिस हो रहा था हमने देखा कि कार्डियक चेम्बर्स एनलार्ज हो रहे हैं, तो ये हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, ये भी स्ट्रक्चरल कॉज है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जब हाइपरट्रॉफी हो रही थी उसके बाद क्या हो रहा था कि इन्फाक्शन के बाद कुछ एरिया डायलेट हो रहे थे, कुछ एरिया हाइपरट्रॉफी में जा रहे थे, तो ये भी एक कॉज है। ठीक है, डायलेट हो रहे हैं वेंट्रिकल्स, उसमें भी डेंजरस है, हाइपरट्रॉफी हो रही है वो भी डेंजरस है। अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लासिया इज न्यू टर्म, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी। डिस्प्लासिया वी ऑल नो, डिस्प्लासिया हो रहा है, सेलुलर चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बच्चों में अगर पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज डेवलप हो जाए तो ये भी एक स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ हार्ट डिजीज में आता है, इसलिए ये भी हम इसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अकाउंटिंग फॉर 10%। ठीक है, ये 85 मेजर था, ये माइनर कॉजेज है। अभी नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, अगर कुछ पेशेंट में ना तो कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, ना डिजीज ऑफ एनी कॉर्नरी आर्टरी, फिर भी ऐसे केस में हो सकता है कार्डियक अरेस्ट। वो कौन कौन से, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, अब हमको ईसीजी के बारे में बताइए। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, तो ये क्यू और टी का डिस्टेंस बढ़, कुछ केसेस में होता है ऐसा कि अगर क्यू और टी का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाए तो उसको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे, क्या है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी जाना नहीं है, जब भी ये हमको एनकाउंटर होगा आगे तब हम इसके बारे में देखेंगे। और ठीक है, बुगाडा सिंड्रोम, दिस इज ऑल्सो आगे का पढ़ाई का चीज़, इसको याद रखो कि नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज जिसमें क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। विल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, दिस इज अरिथमिक सिंड्रोम, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। एडवर्स ड्रग एक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मेलिटीज, अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं डिस्कस की डिटेल में, क्योंकि इनके बारे में हमको आगे डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ली, एक्सेप्ट जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, इसके बारे में हमको आगे डिस्कस करना है। इम्पोर्टेंट में हमको सिर्फ अभी फिलहाल के लिए क्या है, टॉर्सा डे पॉन्टिस, ठीक है, और थोड़े बहुत पार्किंसन सिंड्रोम और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस की वजह से जो हो रहा है उनका पैथोजेनेसिस हम देख लेते हैं क्या है। पेशेंट कॉर्नरी सिंड्रोम हुआ मतलब क्या, एमआई हुआ। ठीक है, एमआई हुआ
तो MI जब होता है तब क्या होता है, वेंट्रिकल की स्कारिंग हो जाती है। एक एरिया इंफाक्टेड होगा, उसके साइड वाला एरिया नॉन इंफाक्टेड होगा। अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दो साइड से निकलती है, इसको बाईपास करके, एक यहाँ से एक यहाँ से, और जाके मिलने की कोशिश करती है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये इम्पल्स यहाँ तक करती रहती है और ये ऊपर ट्रैवल होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वेंट्रिकल्स में जो कार्डियक एक्टिविटी थी जो नॉर्मली होनी चाहिए थी, वो एक्सेसिव क्वांटिटी में कार्डियक एक्टिविटी होती है, जिसके कारण वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, टैकीकार्डिया वगैरह होता है। अभी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और टैकीकार्डिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कार्डियक आउटपुट कम हो जा रहा है? तो हम इमेजिन करेंगे कि हमने डिस्कस किया था कि कार्डियक आउटपुट इज फंक्शन 3 चीजों का, प्रीलोड, ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड। अभी देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ब्लड तो कलेक्ट हो रहा है, प्रीलोड तो अच्छा खासा ब्लड कलेक्ट हो रहा है अच्छी खासी तरीके से, बट मायोकार्डियम जो है उधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, ठीक है, आ रही है, ये घूमती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स को अच्छी तरीके से रिलैक्स होने को टाइम नहीं मिल रहा है, रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो क्या हो रहा है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, तो ब्लड एक तरीके से अच्छे से भर नहीं रहा है, और वो जो मायोकार्डियोसाइट्स है जिनको पूरी तरह स्ट्रेच होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं हो पा रहे। तो क्या होगा कि ये अच्छे तरीके से अपना फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे तो ऊपर के ऊपर ही वो सिर्फ ऊपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, जिसको बोलते हैं हम फिब्रिलेशन, ठीक है। अभी ऊपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे और इफेक्टिव मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्लड बराबर से एओर्टा में पुश नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। और जीरो कार्डियक आउटपुट हो गया तो ब्रेन तक जाने वाली आर्टरीज में ब्लड नहीं रहा, तो पेशेंट क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, ब्रेन तक ब्लड पहुंच नहीं रहा है, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। अभी हमको पता है ईसीजी में कैसे है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल वेव बनाता है, वेंट्रिकल एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर वेव ट्रांसफर होती है कहाँ पे, एवी नोड के पास, एवी नोड के पहुंचने में थोड़ा लगता है, ठीक है, इसलिए इतना डिस्टेंस है पी और वेव के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताता है कि क्या, कि इम्पल्सेस एवी नोड से बंडल ऑफ तक पहुंचने में टाइम लगा है, और जैसे बंडल ऑफ में पहुंचती है ये होकर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट क्यूआर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिख के आएगा हमको, ठीक है। अभी ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, एस और टी के बीच में हमको दिखता है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है हमको, आगे ईसीजी के बारे में और जानना है हमको, हम देखेंगे ईसीजी को, पढ़ेंगे आगे कि ये कंडीशंस में हमको ईसीजी कितना काम में आता है। अभी कार्डियक अरिथमियास कैसे होते हैं, कार्डियक अरिथमिया usually occur as a result of pathology, ठीक है, pathology affecting the conduction system of the heart। अभी conduction और system of the heart क्या है, we know his bundle is and lastly Purkinje's fibers, ठीक है। अगर इनमें से एक भी पाथ में कुछ गड़बड़ी होती है then it leads to क्या, कार्डियक अरिथमियास, ओके। तो अभी पहले क्या है, नोड, ये हमको पता है, ऐसे नोड इज द पेसमेकर, और वो क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स देन गेट एक्टिवेटेड सीक्वेंशियली एज इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन passes through the specialized conducting tissue, ये भी हमको पता है,
कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर जैसे ही बंडल ऑफ हिस और हिस गिंजिस फाइबर्स के पास जाएंगे, ये सीक्वेंशियल मैनर में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पहले एट्रिया होंगे फिर वेंट्रिकल्स होंगे। ओके, ये चीज़ हमको पता है। नेक्स्ट, वेग एक्टिविटी इंक्रीजेस द हार्ट, ये भी हमको पता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस द हार्ट रेट, ठीक है, ये भी हमको पता है। अभी एक जाना है हमको सीधा। नेक्स्ट, अभी अरिथमिया का पैथोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है, वो एकदम से नहीं हो जाता। पैथोजेनेसिस है हर चीज को, हर डिजीज को प्रोग्रेस होने के लिए कुछ तो लगता है, एक ट्रिगरिंग इवेंट या फिर ट्रिगरिंग फैक्टर या फिर उसका एक मैकेनिज्म होता है कि वो डिजीज हो रहा है उसका, ठीक है। तो 3 मैकेनिज्म्स ऑफ टैकिकार्डिया। पहला इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिक जो इम्पल्सेस थे, जैसे एस नोड अगर अपना डोमिनेंस दिखाता है तो 72 बीट्स के हिसाब से इम्पल्सेस या फिर पल्स रेट हमको दिख कर आता है। 72 टाइम्स क्या होगा, बीट, ठीक है। अभी यहाँ पे एस नोड की जगह पे कोई और एक और फंक्शनिंग टिश्यू हार्ट में डेवलप हो जाता है तो होगी गड़बड़। अभी इम्पल्स एस नोड से भी निकलेंगे, एक्स्ट्रा टिश्यू जो एक्टिवेटेड है एस नोड के जैसा ही, एस टू देखेंगे उसको, वो भी एक्टिवेटेड है, ये भी एक्टिवेटेड है, दोनों भी अपने अपने इम्पल्स भेजेंगे और दोनों भी हार्ट को अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। ये एक एक करके देखते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एस नोड है, या काम कर रहा है, यहाँ पे एस नोड भाई है बैठा हुआ, ठीक है, ये भी इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, ये भी इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है। अभी ये इम्पल्स जनरेट करेगा और ये अपने इम्पल्सेस को भेजेगा, ओके, ये भी अपने इम्पल्सेस को भेज रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये अपनी एक पी वेव बनाएगा, ये अपनी दूसरी एक पी वेव बनाएगा। अब ये इसके ऊपर अगर कोलैप्स हो जाए, हमको पता है ऊपर वाले इसमें दिया है, देखो ये वाला पार्ट जो है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। यहाँ पे कोई भी इम्पल्स इसके ऊपर आके गिरेगी वो बाउंस बैक हो जाएगी, वो नहीं काम करेगी। बट अगर इस पार्ट से लेकर इस पार्ट के बीच में अगर कोई इम्पल्स आके गिरती है तो ये कंडक्ट होगी कंडक्शन सिस्टम में। तो मतलब क्या, ये पार्ट से इम्पल्स आती है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी दिख के आ जाएगा तुरंत से, ठीक है। तो क्या होगा, जो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए था आर इंटरवल में, ठीक है, वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा। आर आर इंटरवल में डिस्टेंस कितना मेंटेन होना चाहिए, इट इज ऑलमोस्ट 0.8 के आसपास कुछ तो है, ओके। मतलब कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, ठीक है, तो आगे गए टी वेव, आगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, तो ये आर और आर के बीच का डिस्टेंस 0.8 सेकेंड्स होता है। ये क्या है, कार्डियक साइकिल का डिस्टेंस है, 0.8 सेकेंड से कम तो मतलब क्या, हार्ट रेट बढ़ गया है पेशेंट का। अगर ये 0.6 हो तो पेशेंट को टैकीकार्डिया है, उससे कम हो जाए तो भी टैकीकार्डिया है, ठीक है। तो ये अगर ये कोलैप्स हो जाए वो रिफ्रैक्टरी पीरियड के बीच में, तो ये और नया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाएगा। यहाँ इमेजिन करो, ये अगर वो उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड पे इम्पल्स बढ़ जाए तो यहाँ आर वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस विल बी लेस देन 0.8, ठीक है, लेस देन 0.8 मतलब क्या, पेशेंट को क्या है, टैकीकार्डिया डेवलप हो रहा है, ओके। अभी दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं, पहले क्या देखा हमने, इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी, ओके। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एंट्री। अभी दूसरी कंडीशन क्या थी, री एंट्री। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है सबने, ओके। तो क्या होता है, इम्पल्स आती है, ठीक है, ये इम्पल्स है, यहाँ पे से आ रही है, से आ गई, ठीक है, ये अपना एक पाथ ले रही है, ये अपना एक पाथ ले रही है, यहाँ पे बाइफर्केशन है, तो ये दोनों अलग अलग जगह पे जाएगी और अपना अपना कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगी, फिर नीचे आएंगे, दोनों मिल जाएंगे और एक कॉमन पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है, ये रास्ते में ही जाएगी, इस
में जाएगी। दिस इज अंडर नॉर्मल कंडीशन। अभी कभी कभी क्या होता है, अब नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इम्पल्स आई, ठीक है, इम्पल्स आई, यहाँ पे जो था, यहाँ पे बी के साइड में क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे बी के साइड में ये वाला पार्ट चल रहा था। मतलब क्या, जब इम्पल्स आई तब ये वाला पार्ट चल रहा था। कौन सा वाला? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाला। और ए पे चल रहा था ये वाला पार्ट यहाँ का। मतलब क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला पार्ट, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला पार्ट। तो बी में अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा था और ए में चल रहा था रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो क्या होगा कि यहाँ से आने वाली जगह पे ए से इम्पल्स ट्रैवल होगा, नीचे जाएगा आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा था, तो इसलिए क्या, इम्पल्स यहाँ पे रुक गई, यहाँ से आगे नहीं जा पाई। अब होगी ये इम्पल्स यहाँ पे रुक जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी बी की इम्पल्स। बट अब हमको पता है कि ए की इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, यहाँ जा रही है, ओके, और यहाँ से तो कोई इम्पल्स आ नहीं रही। अब एक पॉइंट आएगा जब ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, तो बी वाला पार्ट कहाँ चले जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड से चला जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में। और क्या होगा, अब यहाँ से इम्पल्स यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर अब मसल्स जो है वो एक्सेप्ट करने की कंडीशन में है इम्पल्स को, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगी। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो है इम्पल्स यहाँ पे जाएगी और ये यहाँ आगे भी जाएगी। अब ये इम्पल्स जो है ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे हम था ए वाले सेक्शन कि ये इम्पल्स यहाँ से जा रही है, तो क्या है, यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा। बट जब तक ये इम्पल्स यहाँ का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते बी के साइड से, तब तक ये वापस से क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा ए वाला साइड, और फिर वैसे ही इम्पल्स घूम जाएगी, यहाँ पे घूम जाएगी। जैसे ही ए वाला साइड रिलैक्स होगा, बी वाला एक्टिवेट होगा, बी वाला रिलैक्स होगा, ए वाला एक्टिवेट होगा, तो इम्पल्स कैसा होगी, घूमती रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज री एंट्री। तो ये क्या होगा, इम्पल्स जो आनी चाहिए थी 0.8 सेकेंड के बाद, वो आ रही है अभी हर 2 सेकेंड के बाद, 0.2 सेकेंड्स के बाद, या फिर 0.4 सेकेंड्स के बाद। तो ये क्या होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहने लग जाएगा मसल, कार्डियक मसल ए और बी, ओके। अब ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये दोनों में इतना रिफ्रैक्टरी पीरियड का एरर क्यों हुआ है डेवलप, यहाँ पे हुआ पेशेंट को, इसलिए ये इनकी डीपोलराइजेशन हो रही है बी पार्ट की, ठीक है। डीपोलराइज जो हो रहा है बी पार्ट, लेट हो रहा है, रिपोलराइज, सॉरी, रिपोलराइजेशन, ओके, डीपोलराइजेशन नहीं, लेट रिपोलराइज हो रहा है, इसलिए इम्पल्स यहाँ पे जा नहीं पा रही है साइमल्टेनियसली विद ए। इसलिए ये जब रिपोलराइज होगा बी पार्ट, यहाँ से ये रिपोलराइज होगा, ये इम्पल्स वापस ऐसी घूमती रहेगी, ओके। दिस इज री-एंट्री, दिस इज द कॉमनेस्ट मैकेनिज्म जिसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को अरे, ठीक है। अभी ट्रिगर्ड एक्टिविटी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रिगर्ड एक्टिविटी में क्या होता है, दिस कैन कॉज वेंट्रिकुलर अरिथमियाज इन विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमने क्या देखा था पहले वाले में, कौन कौन से 3 मैकेनिज्म, इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी, यहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू ऐड हो गया है। री एंट्री में क्या हो रहा था कि इम्पल्स घूम बैठ रही है। अभी देख रहे थर्ड वाला ट्रिगर्ड एक्टिविटी। अब ये ट्रिगर्ड एक्टिविटी क्या है कि दिस कैन कॉज वेंट्रिकुलर अरिथमियाज इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ट्रिगर्ड एक्टिविटी, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी from incompletely repolarized cell membrane, ठीक है। मतलब क्या कि अगर एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन है, ये डीपोलराइज स्टेट में है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अभी क्या होता है, कभी कभी
जब ये रीपोलराइज होने होती है तो कुछ कारणवश ये पूरी तरह से रीपोलराइज नहीं हो पाती और जो डीपोलराइज्ड पार्ट है वो कंटिन्यूसली रह जाता है, इनकम्प्लीटली रहता है। तो ये कंप्लीटली डीपोलराइज्ड पार्ट जो है कुछ सेक्शन, ठीक है, वाला पार्ट जो है वो वापस से रीपोलराइज हो चुका है, बाहर प्लस अंदर माइनस, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एरर। और ये एरर क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे क्या हुआ, कॉर्नरी आर्टरी का डिजीज हुआ है जिसके कारण इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का रेट डिफर हो गया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, आगे वाली मेम्ब्रेन तो रीपोलराइज हो गई है, बट ये अपने अंदर वाले को वापस से ट्रिगर करेगी टू कॉज डीपोलराइजेशन इसके आगे वाले पार्ट में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिगर एक्टिविटी। समझ में आया था? यहाँ पे एक इम्पल्स आई थी जिसने डीपोलराइजेशन कॉज किया, ठीक है। कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ, बट क्या हुआ, इसका रीपोलराइजेशन नहीं हो पाया। इसके आगे वाली मेम्ब्रेन जो डीपोलराइज थी वो लेकिन रीपोलराइज हो चुकी है ऑलरेडी। दिस इज नॉर्मल सेगमेंट, दिस इज नॉर्मल सेगमेंट, ठीक है। ये डीपोलराइज थी, ये रीपोलराइज हो चुकी है, ये अभी इम्पल्स यहाँ से जा चुकी है कंप्लीटली, बट ये इसने अपने आप को रीपोलराइज नहीं किया ये सेगमेंट ने, अब नॉर्मल सेगमेंट में। तो अब ये क्या काम करेगी, ये वापस से इम्पल्स को कंडक्ट कराने का काम करेगी। तो आगे वाला जो ये है, आगे वाला जो सेगमेंट है वो भी फिर से डीपोलराइज होने लग जाएगा, ओके। तो ये थे 3 मैकेनिज्म्स। आगे हमको देखने क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखते हैं पेशेंट जब गिरता है, तो मतलब क्या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ऐसे पेशेंट में, क्या क्या फीचर्स दिख के आते हैं, या फिर जिनको टैकीकार्डिया है उनमें क्या फीचर्स दिख के आते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया के फीचर्स है ये, दिस इज नॉट पूरी तरह से कार्डियक अरेस्ट, बट टैकीकार्डिया या ब्राडीकार्डिया यानी कि अरिथमियाज में क्या क्लिनिकल फीचर्स दिख के आते हैं पेशेंट के, ठीक है। असिम्प्टोमेटिक हो सकता है पेशेंट, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अरिथमियाज, नॉट अबाउट कार्डियक अरेस्ट। ये शॉर्ट में हम पहले टैकीकार्डिया ब्राडीकार्डिया इसके बारे में डिस्कस करके फिर से जंप करेंगे कार्डियक अरेस्ट के ऊपर, ठीक है। पेशेंट जनरली जो जिनमें अरिथमिया होता है वो असिम्प्टोमेटिक हो सकता है, बट सस्टेन्ड टैकीकार्डिया प्रेजेंट्स विद रेपिटेशन, ठीक है। डिजीनेस हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेथलेसनेस। एक्सट्रीम टैकीकार्डिया कैन कॉज सिंकोप। क्यों होगा सिंकोप? क्योंकि हार्ट बराबर एफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है, उतना एफिशिएंसी नहीं है उसकी पंपिंग की, तो उसकी वजह से सिंकोप होगा। कार्डिया के क्या फीचर्स दिखेंगे? लो कार्डियक आउटपुट, फटीग होगा पेशेंट को क्योंकि ब्लड बराबर मसल तक पहुंच नहीं पा रहा है, लाइट हेडेडनेस, सिंकोप होगा। एक्सट्रीम ब्राडीकार्डिया, टैकीकार्डिया एंड प्रेसिपिटेट सडन डेथ और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। एक्सट्रीम जैसी हो जाएगा टैकीकार्डिया ब्राडीकार्डिया, वो क्या करेगा, सडन डेथ या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है वैसे पेशेंट को, इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी था क्लिनिकल फीचर्स, ओके। अभी जो हमारे मेन 4 चीजें हमने बताई थी, ठीक है, कार्डियक में 4 चीजें हो सकती है जो कि कार्डियक अरेस्ट में दिख के आ सकती है। पहला क्या था हमारा, वेंटिकुलर टैकीकार्डियाज, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। दोनों में हल्का फुल्का सा फर्क है, बट दोनों भी बहुत जुदा जुदा है एक दोनों से, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये ब्रॉड टर्म है जो फिब्रिलेशन जिसके अंडर आता है, ठीक है। तो क्या देखिए हमने, असिस्टोल, ठीक है। जो हमने देखी है वो है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसको हमने नाम भी क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसोसिएशन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी हार्ट की दोनों डिसोसिएट हो गई है, वो क्या है देखते हैं आगे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं पहले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, ठीक है। अभी हमको पता है वेंट्रिकल कंसिस्ट एरिया ऑफ नॉर्मल मायोकार्डियम अल्टरनेटिंग विद एरिया ऑफ इस्केमिया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो गया है जो पेशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, कुछ एरिया है
नॉर्मल मायोकार्डियम का, और कुछ एरिया है जहाँ पे मायोकार्डियल इस्केमिया डेवलप हुआ है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल का हम देख रहे हैं सेक्शन। दिस इज नॉर्मल, दिस इज अबनॉर्मल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, या फिर मायोकार्डियल इस्केमिया, ठीक है। मायोकार्डियल इस्केमिया इंजर्ड और इन्फाक्टेड सेगमेंट्स रहेंगे, लीडिंग टू chaotic पैटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। मतलब क्या, हमने पहले देखा था कि इम्पल्स आएगी, यहाँ पे इम्पल्स और आगे फिर आगे फास्ट निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो इम्पल्स आएगी, ये यहाँ कुछ हल्की सर्किट्स बनाएगी, या फिर ट्रिगर्ड एक्टिविटी करवा देगी, या फिर वो ऊपर वाली कंडीशन जो थी वो तो यहाँ पे होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इंक्रीज ऑटोमेसिटी यहाँ पे भी हो सकती है अगर कोई स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे री एंट्री बहुत ऑनेस्ट फीचर है। यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और यहाँ पे डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का बीच का सिंक बिगड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वेंट्रिकल्स का रेट बढ़ जाएगा, बट वो इतना इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वेंट्रिकल ऑफ एरिया ऑफ नॉर्मल मायोकार्डियम अल्टरनेटिंग विद एरिया ऑफ ischemic injured and infarcted myocardium to chaotic asynchronous pattern of ventricular depolarization and repolarization, ठीक है। विदाउट ऑर्गेनाइज्ड वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन द वेंट्रिकल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। मतलब क्या, जब तक वेंट्रिकल्स पूरी तरह से रीपोलराइज नहीं हो जाते, और या फिर पूरी तरह से सारे के सारे मिलकर डीपोलराइज नहीं हो जाते, वो एक यूनिट जैसा काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट नहीं मेंटेन हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट नहीं मेंटेन हो पाएगा और हार्ट विल क्विवर एंड डज ब्लड, ओके। तो ये एरिया ऑफ रिपोलराइजेशन, एरिया ऑफ डीपोलराइजेशन, ये कंप्रेस्ड एरिया है, फिर नॉर्मल रिलैक्स्ड एरिया है। इम्पल्सेस क्या होगी, अब नॉर्मल पैटर्न के जैसा होगा, ब्लड एओर्टा में पुश नहीं हो पाएगा, ओके। अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हमने 4 मैनिफेस्टेशंस देखे थे लेक्चर के स्टार्ट में, कार्डियक के स्टार्ट में 4 फीचर्स देखे थे। वो क्या क्या थे, पहले तो कोलैप्स होगा पेशेंट, अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा, दूसरी चीज स्लेस हो जाएगा, तीसरी चीज क्या होगा, ब्रीदिंग स्टॉप होने लग जाएगी पेशेंट की एकदम से, ओके। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में हमको फीचर्स क्या दिखे जाते हैं, पहले तो कॉन्शियस चली जाएगी, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा पेशेंट, उसके बाद पल्सलेस हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, ओके। तो ये सारे फीचर्स हमको एक एक करके दिखाई देंगे, राइट। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के भी फीचर्स इनके साथ मैच करते हैं। तो फीचर्स जो है मोस्ट कॉमनली जो दिख के आएगा वो है, पहले तो क्या होगा, पल्स में डिसअपियर बिफोर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज इफ, ठीक है, पल्स डिसअपियर हो जाएगी ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के पहले ही, ठीक है। पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, एपनिक हो जाएगा, गैस्प करेगा फॉर ब्रीदिंग, एंड देयर माइट बी सडन डेथ इफ कोई ट्रीटमेंट ना मिले तो। इसकी कॉमन एटियोलॉजीज हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 85% इज रिलेटेड टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो भी है, सीएडी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से मैक्सिमम जो भी है इश्यूज होंगे। इसमें क्या आता है, acute coronary syndrome, stable unstable VT, premature ventricular complexes, ठीक है, मल्टीपल ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस abnormalities, ओके। ये सारी चीजें कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन।
अभी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ईसीजी में कैसा दिखता है, दो वैरायटीज है, ठीक है। इसमें से एक है ये वाली जिसको हम बोलते हैं कोर्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और ये है दूसरी वाली इसको हम बोलते हैं फाइन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अभी जब तुम देखोगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बहुत ही अलग अलग शेप में दिख के आ रहे हैं, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। इरेग्युलर है, ठीक है, इरेग्युलर है, बार बार जो दिख के आएंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, सबकी मॉर्फोलॉजी बहुत डिफरेंट है और इससे अब्रप्ट दिख के आएंगे, कुछ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इरेग्युलर रिदम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइन एफ। अब यहाँ पे जो है हमने मूवीज में देखा है, जब पेशेंट इज डेथ डिक्लेयर करने के पहले हमने देखा है मॉनिटर एक फ्लैट लाइन दिख जाती है, तो ये ऑलमोस्ट वैसी ही फ्लैट लाइन यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख नहीं आएंगे, बट थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अंदर चल रही है अभी भी, तो ये ऊपर नीचे जो दिख रहा है बेस लाइन के अंदर थोड़ी सी हलचल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यहाँ पे कोर्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हमको नोट करना है हाई एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म दिख के आएंगे विच वैरी इन साइज शेप एंड रिदम रिप्रेजेंटिंग chaotic वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, ओके। और यहाँ पे फाइन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कॉम्प्लेक्स एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख के आएगा हमको, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। ये दोनों भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइप है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, हमने डिस्कस किया था कि कार्डियक अरेस्ट में किन किन चीजों को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको एक साथ रखेंगे हम। दूसरा है असिस्टोल और तीसरा है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। अभी जो सीक्वेंस है, इन सारे सीक्वेंस में सबसे खराब प्रोग्नोसिस इज पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस इज ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। असिस्टोल का इंटरमीडिएट है, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर पेशेंट को होता है तो कुछ चांसेस है कि बच जाए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो बहुत ही बेयर मिनिमम चांसेस है कि पेशेंट को हम बचा पाए, ओके। तो अभी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती क्या है, मतलब क्या हमको ईसीजी में नॉर्मल कॉम्प्लेक्स दिख के आएगा, ठीक है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स दिख के आएगा ईसीजी में, पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बट पेशेंट की पल्स फील नहीं होगी, पल्सलेस रहेगा पेशेंट, ठीक है। मॉनिटर जब हम अटैच करेंगे हमको या तो अबनॉर्मल रिदम दिख के आएगी थोड़ी बहुत, या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो रेगुलर फॉर्म में वो दिख के आएंगे। तो ये चीज क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है बट पल्स नहीं फील हो रही है, तो ये कब होता है कैसे होता है ये देखना है पहले तुमको, ठीक है। कार्डियक कंडक्शन इम्पल्सेस ऑकर इन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, देखो इम्पल्सेस जो कैरी हो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, जैसे कि क्यू पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नॉर्मल दिखाएगा बट पेशेंट कोलैप्स्ड है, नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव है, ओके, कोलैप्स्ड है, अनरिस्पॉन्सिव है और नीचे गिरा हुआ है, और पेशेंट कैसा है, पल्सलेस है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज गोइंग नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख के आएगी हमको, ठीक है। कार्डियक कंडक्शन occur in an organized pattern but do not produce myocardial contraction, जो efficient myocardial contraction होना चाहिए था वो contraction नहीं दिख के आएगा। This condition was formerly called as electromechanical dissociation, मतलब क्या कि यहाँ पे हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है बट इलेक्ट्रिकल पल्सेस, ऐसे नोड क्यू आर, ऐसे नोड एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और जो भी तुम्हारे पर्किंजिस फाइबर्स है उसमें से इम्पल्सेस कंडक्ट नॉर्मली हो रही है, बट वो इम्पल्सेस क्या हो रही है, वेंट्रिकल्स कैच नहीं कर पा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम मैकेनिकल या फिर फिजिकल डैमेज या कोई भी डैमेज हो सकता है जिसके कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब मैकेनिकली हार्ट इज नॉट एबल टू, नॉट मैकेनिकल परफॉर्मेंस हार्ट का एकदम से ड्रॉप हो गया है, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस
इज नॉर्मल ऑलमोस्ट, ठीक है। मैकेनिकल परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया है एंड इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। इससे क्या होगा, देयर विल बी वहाँ पे तो पहले ऑर्गेनाइज पैटर्न में दिख रही है हमको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बट डू नॉट प्रोड्यूस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और क्या होगा, इनसफिशिएंट वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी ड्यूरिंग डायस्टोल एंड इनएफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब क्या, हमने देखा था कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए प्रीलोड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर लोड अच्छा होना चाहिए, जो भी मतलब कम होना चाहिए, एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्री लोड भी बराबर से जमा नहीं होगा और ना ही मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छे से होगी। तो ये दो चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। ओके, तो ये दो चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में जितने भी कंडीशन आ रहे हैं उनमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सारों के सेम रहेंगे। पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव रहेगा, गास्प करेगा ब्रीथ के लिए, अपनिया होगा, नहीं डिटेक्ट होगी हमको, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, वेरी लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है, कहाँ पे, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में वेरी लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वेरी लो, ऑलमोस्ट अबाउट 30 मिलीमीटर ऑफ एचजी, वो जो कि 120 के आसपास होना चाहिए था, 120 के आसपास होना चाहिए था, वो रिड्यूस हो जाएगा 30 के आसपास। मतलब पेशेंट इज नॉट अलाइव, ऐसा हम बोल सकते हैं ऐसे कंडीशन में। 30 इज बेयर मिनिमम, कुछ ऑर्गन तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा। ओके, अभी इसके इटियोलॉजीज, अभी कार्डियक अरेस्ट के हम जनरली इटियोलॉजीज जो है वो 5H एंड 5T से याद रखते हैं, 5H एंड 5T, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के 10 इटियोलॉजीज है जिसको हम 5H एंड 5T से याद रखते हैं, ठीक है। पहला है हाइपोवॉल्यूमिया, वॉल्यूम, ठीक है, कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली नीचे जाएगा, ठीक है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो मतलब क्या, ये है किस चीज से, हाइपोक्सिया रिलेटेड टू रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होता है तो हमारा कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस और क्या, कैरोटिड बॉडी, ये दोनों सेंस करते हैं, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी, और फिर वो हार्ट के रेट को रेगुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। हाइड्रोजन आयन में इम्बैलेंस हुआ, एसिडोसिस हुआ, लीड टू सेम वो hypoxic type and all those things which leads to high chances of cardiac arrest. हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी लीड्स टू चेंज इन मायोकार्डियल रिदम। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है पेशेंट का, ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। दीज आर 5H, ठीक है। को ये पहले चेक करना जरूरी है और इनको करेक्ट करना जरूरी है। जितने जल्दी करेक्ट करेंगे पेशेंट के रिवर्सल के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। अभी 5Ts देखते हैं, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ओके, कार्डियक टेम्पोनेट, टेम्पोनेट ऑफ हार्ट मसल्स, मतलब क्या, पानी जमा हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, थोरैकिक कैविटी में, प्लूरल कैविटी में या लंग्स के अराउंड क्या होगा, यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा, यहाँ पे हार्ट के अराउंड न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा, हार्ट के अराउंड पानी जमा हो जाएगा। कुछ टॉक्सिन्स, अगर कोई टॉक्सिन इंजेस्ट होते हैं, ड्रग ओवरडोज होता है, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन होता है, तो इट लीड्स टू सिस्टमिक क्या, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोएगुलेशन, DIC, DIC होगा ऐसे पेशेंट में। तो वो टॉक्सिन भी एक तरीके से क्या कर देगी, वेसोडाइलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वही हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा उनका, ड्रग ओवरडोज हो गया, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन हो गया, ठीक है। थ्रोम्बोसिस एंड इन पर्टिकुलर कौन सा थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, दिस आल्सो लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो 5H एंड 5Ts टियोलॉजी है, याद रखनी है, निमोनिक है, ये तरीके से सारी चीजें लिखनी है पेपर में। असिस्टोल, अभी हमने देख लिए दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें देखिए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दिस इज वन एंटिटी,
उसके बाद में हमने देखा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। और अभी देख रहे हैं हम असिस्टोल। अभी असिस्टोल हमने देखा है मूवीज में, फ्लैट लाइन इसी को बोलते हैं, ठीक है। मॉनिटर पे फ्लैट लाइन दिख गई, दैट मीन्स पेशेंट इज डेड, ओके। देयर इज नो हार्ट बीट, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नो पल्स, नथिंग। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ दिख रही थी हमको? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में दिख रही थी, ठीक है। और यहाँ पे असिस्टोल में हमको कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है। असिस्टोल में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही कार्डियक अरेस्ट की जो यूनिवर्सल साइंस है। पेशेंट कोलैप्स होगा, कोलैप्स होने के बाद हम उसकी पल्स चेक करेंगे, ठीक है। पल्स चेक करने के बाद हम उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग पल्स हमको नहीं दिखे तो मतलब पेशेंट हैज डाइड, ठीक है। कोलैप्स होगा, पल्स लेस हो जाएगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी एंड अल्टीमेटली पेशेंट डाइज, ठीक है। अभी इटियोलॉजी क्या हो सकती है? एंड ऑफ लाइफ, मतलब क्या? असिस्टोल कब दिख के आएगा? जब पेशेंट मर रहा होगा, हो गई है पेशेंट की, तो ठीक है फ्लैट लाइन। कार्डियक इस्कीमिया होगा तो भी फ्लैट लाइन डेवलप हो सकती है। मल्टीपल चीज़ें डेवलप हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे फिब्रिलेशंस, टैकीकार्डिया, उनमें से एक फीचर है ये चीज़, ठीक है। एकदम से पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो जाए, ऐसी चीज़ हो सकती है। अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोक्सिया फ्रॉम मेनी कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज है। अगर रेस्पिरेशन ही स्टॉप हो जाए तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, तो अल्टीमेटली मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगा एंड और वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी। मैसिव इलेक्ट्रिकल शॉक, दिस इज वन एंटिटी, यहाँ पे होना चाहिए था, ये इसमें बीच में डेवलप होता है। ये मैसिव इलेक्ट्रिकल शॉक, ये वाली चीज, इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो हार्ट एकदम से शॉक में चला जाता है एंड इट स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल। तो उसको पेशेंट को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया तो असिस्टोल में चला जाता है, फ्लैट लाइन डेवलप हो जाती है। हम आगे ट्रीटमेंट में भी देखेंगे, जब हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं, सपोज पेशेंट में पर्टिकुलर फिब्रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो हम जब जैसे ही शॉक देंगे, डिफिब्रिलेशन करेंगे पेशेंट को, तो एक फ्लैट लाइन डेवलप होगी, फिर रिदम नॉर्मल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर रिदम नॉर्मल डेवलप होगी कुछ टाइम बाद। तो ये पैच जहाँ पे हम डिफिब्रिलेट करके हार्ट को स्टॉप कर दे रहे हैं बाय गिविंग द पेशेंट शॉक, डिफिब्रिलेट करना है इज गिविंग शॉक, ठीक है। तो वो शॉक दे रहे हैं तो क्या होगा? कुछ टाइम करे असिस्टोल रहेगा पेशेंट में एंड फिर नॉर्मल रिदम स्टार्ट होगी फिब्रिलेशन के बाद, ठीक है। डिफिब्रिलेशन इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेजेंट हार्ट स्टंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, इमीडिएटली आफ्टर डिफिब्रिलेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया। शॉक डिलीवर्स दैट एलिमिनेट वीएफ, वीएफ एलिमिनेट करने के लिए हम शॉक दे रहे हैं, ठीक है। वीएफ एलिमिनेट करने के लिए जो शॉक दे रहे हैं हम वो डिफिब्रिलेशन बोलते हैं उसको। बिफोर रिजम्पशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिदम, जो हमने अभी डिस्कस किया कि पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में था, ठीक है। हमने डिफिब्रिलेट किया, मूवी में देखा है हमने, वो जो पैड्स लगाते हैं शॉक देते हैं जोर से, ठीक है। डिफिब्रिलेट किया, जैसे लाइन आई, लाइन मतलब असिस्टोल, और फिर स्पॉन्टेनियस नॉर्मल रिदम डेवलप हो गई, पेशेंट जिंदा हो गया वापस से, ओके। जाग जाता है, देखो एकदम से शॉक देने के बाद पेशेंट, वो यही चीज हो रही है। अभी असिस्टोल दिखता कैसा है ईसीजी में? देखो अभी ये आर इंटरवल हमने डिस्कस किया था, कितना होना चाहिए? आर टू आर इंटरवल होना चाहिए कितना? 0.8, 0.8 मतलब कितना? ये एक ब्लॉक जो होता है, दो ब्रॉड लाइंस के बीच में 0.2 का डिस्टेंस होता है, 0.2 सेकेंड्स का। तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 मतलब ये हो गया 1, ओके। 1, 1.2, 1.4, 1.6 मतलब क्या? ट्वाइस हो जा रहा है, 0.8 का ट्वाइस हो जा रहा है। जो 72 बीट्स होनी चाहिए थी पेशेंट की, वो रिड्यूस हो गई हाफ में, मतलब 36 बीट्स ही चल रही थी पेशेंट की, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन पैच, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का जो पैच है, दिस इज क्या? स्टोल। उसके पहले ब्राडिकार्डिया हो रहा था पेशेंट को, आर आर इंटरवल में कितना डिस्टेंस था? 16, 1.6 का, ठीक है। जो नॉर्मली कितना
चाहिए, 0.8 सेकेंड्स का होना चाहिए। वो कितने था? 1.6 सेकेंड्स था। मतलब इससे हमने क्या डिड्यूस किया कि 72 बीट्स जो होनी चाहिए पल्स, वो कितनी रिड्यूस हो गई थी? 36 बीट्स पर मिनट। ठीक है, तो ये कुछ देर बाद एकदम से फिर फैट लाइन डेवलप होगी, जिसको हमने बोला है असिस्टोल। अभी पेशेंट को बचाना जरूरी है। इस पॉइंट पे पेशेंट को बचाएंगे हम कैसे? ठीक है, पेशेंट गिरा हुआ है, पेशेंट नीचे गिरा हुआ है, तो हमको पेशेंट को कोई इमरजेंसी केयर आने से पहले हमको उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट हम कैसे देंगे? ठीक है, तो हमको ये अप्रोच फॉलो करना है, ABCDE अप्रोच। ठीक है, पहले तुमने पढ़ा होगा कहीं पे ABC अप्रोच, बट यहाँ पे D and E भी ऐड हुआ है। ये हम पढ़ रहे हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के हिसाब से, उन्होंने ये अप्रोच दिया है हमको। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? एयरवे पे ध्यान देंगे। पेशेंट गिरा हुआ है नीचे, तो उसका जो होल्ड करने वाले, टंग को होल्ड करने वाले मसल्स है, वो मसल्स अब फ्लैसिड हो गए होंगे और टंग जो है वो कोलैप्स हो गई होगी फेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में। तो ओरोफेरिंग्स में जैसे ही टंग कोलैप्स हो जाएगी, तो जो पाथवे है फ्रॉम नोज टू लंग्स वो ब्लॉक हो जाएगा। तो हमको पहले पेशेंट को उस पोजीशन में लाना है कि वो ब्रीदिंग वगैरह जो उसका था वो नॉर्मल, उसको एक्सेस मिल पाए, हमको ब्रीथ देने के लिए एक्सेस मिल पाए। तो हमको पहले एयरवे क्लियर करना है। पेशेंट के माउथ में अगर कुछ बहुत ज़्यादा सलाइवा जमा हो टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हो, तो पहले हमको वो निकालना है, एयरवे क्लियर करना है। एयरवे हम क्लियर कैसे करेंगे? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर से। ठीक है, हेड को टिल्ट करेंगे बैक साइड पे, चिन को लिफ्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? टंग आगे प्रोट्रूड हो जाएगी। सॉरी, ठीक है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर से, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर से क्या होगा? एयरवे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ वेंटिलेशन यूजिंग रेस्क्यू ब्रीथ। अभी हमने देख लिया कि एयरवे क्लियर है। एयरवे क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे? पेशेंट के माउथ में हवा छोड़ने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग आइदर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, या तो हम अपने खुद के मुंह से पेशेंट के मुंह में हवा ब्लो करेंगे, या फिर कोई मैकेनिकल वेंटिलेटिंग डिवाइस से हम हवा को क्या करेंगे? पुश करेंगे पेशेंट के लंग्स में, जिससे क्या होगा? पेशेंट हाइपोक्सिक ड्राइव में जो गया है, वो हाइपोक्सिक ड्राइव कम हो जाएगी और पेशेंट को कुछ पल मिल जाएंगे उसको सरवाइव कराने के। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रीदिंग हो गई। अभी हमको सर्कुलेशन मेंटेन करना है। अभी हमको पता है सर्कुलेशन कौन मेंटेन करता है? हार्ट। अभी हार्ट स्टॉप हो चुका है, हमको पता है। तो हार्ट को हम एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते, हार्ट को हमको कंप्रेशंस देना पड़ेंगे, चेस्ट के कंप्रेशंस देना पड़ेंगे रिब्स के ऊपर। ठीक है, वो अभी उसके लिए एक अलग से हमको एक सेशन रखना पड़ेगा BLS के ऊपर, कि कितना डेप्थ में हमको जाना है और कौन से पोजीशन पे हमको कंप्रेशंस देने हैं। तो कंप्रेशंस देके क्या करेंगे? हम जो हार्ट में ब्लड जमा है उसको हम ब्रेन की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। पेशेंट को हम लिटा देंगे फ्लैट सरफेस पे, रिब्स के ऊपर और स्टर्नम के ऊपर हम जोर जोर से कंप्रेशंस देंगे। और कंप्रेशंस का रेट कितना होगा? 30 कंप्रेशंस। और हर 30 कंप्रेशंस के बीच में हम 2 बार ब्रीथ करेंगे माउथ टू माउथ पेशेंट को, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे और 30 कंप्रेशंस करेंगे। ये हमको जितने बार हो सके उतनी बार करना है, जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में करना है। ठीक है, एटलीस्ट हमको ये 100 कंप्रेशंस पर मिनट के रेट से तो भी करना है। 100 कंप्रेशंस पर मिनट के रेट से करना है, कम से कम हो सके तो 120 कंप्रेशंस। ठीक है, पेशेंट का हार्ट रेट कितना होता है? 72 होता है। तो हमको 72 से ऊपर का हार्ट रेट अचीव करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो 72 से ऊपर का हार्ट रेट कितना है? 100 और 120, इसको पकड़ के चलना है हमको। तो मतलब 1 मिनट में हमको कितने बार साइकिल करना है? 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ का, एटलीस्ट 4 टाइम्स। 1 मिनट में 4 बार हमको एटलीस्ट अचीव करना है
30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ की साइकिल को। तो मतलब दिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, अगर इतना स्पीड हम नहीं रखते हैं तो इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके बाद आता है डिसेबिलिटी। अभी पेशेंट को हमको असेस करना है कि न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, डिसेबिलिटी असेस करेंगे, बट ये 3 जो चीजें है ये मेन है। इसके बाद जो आना चाहिए वो एक्चुअली आना चाहिए एक्सपोजर। हमको पहले पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट के क्लोथ्स पूरे निकालने हैं, ठीक है, ताकि हम उसको उसके चेस्ट के ऊपर डिफिब्रिलेटर लगा सके। ठीक है, डिफिब्रिलेट कर सके, चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर सके, सुन सके, और कोई रैश है एनाफिलैक्सिस का वो देख सके, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट कर पाए। एंड देन देयर शुड बी दिस डिसेबिलिटी लिमिटेशन का पार्ट। पहले पेशेंट को बचा तो लो, फिर डिसेबिलिटी के बारे में जज करो, ऐसा देखना चाहिए। बट अब वो सीक्वेंस दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी स्टेप्स इन बीएलएस में क्या करते हैं। पेशेंट गिरा, ओके, पेशेंट कोलैप्स हुआ तुम्हारे सामने, चेक फॉर कॉन्शियसनेस। पेशेंट के पास जाओ, उसको गाल पे जोर जोर से मारो और पूछो आर यू ओके। ठीक है, पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है देन ही इज ओके। वी नीड नॉट टू वरी, वी हैव टू जस्ट स्टार्ट विथ जो भी उनका कोलैप्स हुआ है उसके साइन देख के, पल्स देख के हमको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, कोलैप्स क्यों है वो जानने के लिए। अगर अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, नॉट ओके या फिर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पेशेंट गिरा हुआ है, तो हमको स्टार्ट करना है सारे प्रोसेस को, ABCDE सब कुछ करना है अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे। पहले हम करेंगे क्या, सिक्योर एयरवे। क्या करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट प्रोसीजर करेंगे। हेड को टिल्ट करना है पीछे की साइड और चिन को लिफ्ट करना है, जिससे क्या होगा, एयरवे ओपन हो जाएगा और ब्रीथ जो है, एयरवे ओपन हो जाएगा तो ब्रीथ जो है वो इजीली लंग्स तक पहुंच पाएगी। अभी ये कर लिया हमने, एयरवे ओपन कर दिया। अभी चेक फॉर पल्स, 10 सेकेंड्स तक चेक करना है हमको। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, ब्रीदिंग चेक करनी है, चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ये नहीं देखना है हमको। ठीक है, नो पल्स नो ब्रीदिंग, इमीडिएटली स्टार्ट विथ CPR। ठीक है, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स। तो ये इतनी स्पीड में हमको कंप्रेशन देने इमीडिएटली। अगर ये सारी चीजें पेशेंट में हमको दिख रही है कि कॉन्शियसनेस चला गया है और फिर बाद में पल्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, स्टार्ट CPR इमीडिएटली। और क्या करना है हमको, इमीडिएटली किसी को बोलना है कि हेल्प करो हमारी, टू कॉल दी ALS प्रोवाइडर। मतलब क्या, एडवांस लाइफ सपोर्ट जो बोलते हैं उनको ALS प्रोवाइडर बोलते हैं, उनको हमको तुरंत से बुलाना है और उनको उनके हाथ में फिर हैंड ओवर करना है पेशेंट की हालत हमसे अगर सुधर नहीं पाए तो। या फिर अगर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन होता है, पल्स फील हो जाती है, तो हमको ये सारी चीजें स्टॉप कर देनी है और पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजना है। ठीक है, इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजना है अगर हमको पल्स फील होना स्टार्ट हो जाए तो। ओके, अभी ये इन हॉस्पिटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल क्या बोलता है, ये हमको मिला है कहाँ से, ये हमको मिला है ये यूके की जो भी इंस्टीट्यूट्स है, काउंसिल, ठीक है, रिसर्चेशन काउंसिल गाइडलाइंस की तरफ से हमको मिला है यूके की। ठीक है, तो यहाँ पे इन हॉस्पिटल रिसर्चिटेशन में कैसा है, पेशेंट कोलैप्स हो जाए या फिर सिक पेशेंट हो जो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, सिस्टर ने देख लिया, ब्रदर ने देख लिया, डॉक्टर ने खुद देख लिया, तो पहले क्या करेंगे, शाउट फॉर हेल्प एंड असेस पेशेंट। पेशेंट को हम तुरंत से असेस करेंगे। साइन ऑफ लाइफ दिख रही है, ओके, तो यस, ठीक है, साइन ऑफ लाइफ दिख रही है, यस, देन असेस ABCDE, रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, IV एक्सेस, ये सब करना है हमको। ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव था, साइन ऑफ लाइफ दिख रही है, तो हमको असेस ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सब चीजें असेस कर ली। ठीक है, डिसेबिलिटी असेस कर ली, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट अकॉर्डिंगली करेंगे, IV एक्सेस लगाएंगे, ऑक्सीजन मॉनिटर लगाएंगे। ठीक है, कॉल रिसर्सिटेशन टीम इफ अप्रोप्रिएट, तो रिसर्सिटेशन टीम को बुलाएंगे अगर हमसे कुछ चीज नहीं हो पा रही है, तो रिसर्सिटेशन टीम फिर आगे का देख लेगी, उनको आगे क्या करना है, कैसे सर्वाइव कराना है। ठीक है, नहीं दिख रही है हमको साइन ऑफ लाइफ, तो कॉल रिसर्सिटेशन टीम इमीडिएटली। यहाँ पे हम रिसर्सिटेशन टीम को अपने तरफ से कोशिश कराने के बाद बुला रहे हैं, बट यहाँ पे हम इमीडिएटली रिसर्सिटेशन टीम को बुलाएंगे क्योंकि हम हॉस्पिटल में है ना, तो पहले हम रिसर्सिटेशन टीम को बुलाएंगे बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, उनको आता है सब कुछ।
ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज, रिसर्सिटेशन टीम आने से पहले हमको सीपीआर स्टार्ट करना है विद 30:2 रेशियोज के साथ विद ऑक्सीजन एंड वे एट जंप। अभी यहाँ पे हमको माउथ टू माउथ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हॉस्पिटल सेटिंग में हैं, तो हम तुरंत से पेशेंट को हाई प्रेशर ऑक्सीजन फ्लो लेंगे। नेक्स्ट, अप्लाई पैड्स, मॉनिटर अटेम्प्ट डिफिब्रिलेशन इफ अप्रोप्रिएट। अगर डिफिब्रिलेटर है तुम्हारे पास तो तुम रिदम असेस करोगे कि शॉकेबल रिदम है या नहीं है, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली डिफिब्रिलेशन दोगे। ओके। उसके बाद में एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट व्हेन रिसर्सिटेशन टीम अराइव्स। अगर रिसर्सिटेशन टीम आ गई तुरंत से, तो तुम एडवांस लाइफ सपोर्ट चालू कर दोगे। ठीक है। अभी एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या होता है? एडवांस लाइफ सपोर्ट ये एडवांस लाइफ सपोर्ट जो देते हैं एएलएस प्रोवाइडर बोलते हैं उनको। ठीक है। एएलएस एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्स टू रेस्टोर द नॉर्मल कार्डियक रिदम बाय डिफिब्रिलेशन। ठीक है। डिफिब्रिलेटर यूज कर सकते हैं ये लोग। नॉर्मल सीपीआर देने वाला हर कोई डिफिब्रिलेटर नहीं यूज कर सकता, इसके लिए ट्रेनिंग लगती है, हर कोई नहीं कर सकता ये। When the cause of the cardiac arrest is tachyarrhythmias, defibrillation कब दे सकते हैं? जब tachyarrhythmia is the cause, or to restore cardiac output by correcting other reversible causes of the cardiac arrest। तो ये ALS प्रोवाइडर जो करेगा, ये जो रिवर्सिबल कॉजेज देखे थे हमने 5H एंड 5Ts, ठीक है, ये 5H एंड 5Ts को रिवर्सिबल कॉजेज बोलते हैं, तो इसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा ALS प्रोवाइडर। तो उनके स्टेप्स क्या है? स्टेप 1, पहले तो असेस करेंगे पेशेंट की कार्डियक रिदम को असेस कैसे करेंगे? डिफिब्रिलेटर लगा के और मॉनिटर लगा के। ठीक है। अभी इधर डिफिब्रिलेटर मॉनिटर हम जब लगाएंगे तब हमको रिदम दिख के आएगी। रिदम दो टाइप की होती है, एक तो शॉकेबल रिदम होती है, कुछ कैटेगरीज जो है वो शॉकेबल रिदम वाली होती है, कुछ कैटेगरीज वो शॉकेबल रिदम नहीं होती है। इनमें हम डिफिब्रिलेशन या फिर शॉक नहीं दे सकते। यहाँ पे हमको सिर्फ सीपीआर ही देना आता है। पे हम डिफिब्रिलेटर देंगे तो पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। कुछ कंडीशन में डिफिब्रिलेटर प्लस सीपीआर दोनों रखना चाहिए। ठीक है। सीपीआर प्लस डिफिब्रिलेटर कुछ कंडीशन में दे सकते हैं, सिर्फ हमको सीपीआर देना आता है। डिफिब्रिलेटर देंगे मतलब शॉक देंगे तो पेशेंट की कंडीशन और खराब हो सकती है। ओके। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से जाना है अभी हमको। ठीक है। अभी हमको अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिख के आता है या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दिख के आता है, शुड बी ट्रीटेड विद इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। तो मतलब क्या, हमारे 4 में से 2 कंडीशंस जो है, 2 कंडीशन कौन कौन से, 4 कंडीशंस कौन से थे? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एंड तीसरी कंडीशन हो गई इज असिस्टोल। ठीक है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिख के आता है तो हमको डिफिब्रिलेट करना है, प्लस सीपीआर भी देना है। ठीक है, यहाँ दिख के आ रहा है, इफ फाउंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और pulseless ventricular tachycardia should be treated with immediate defibrillation along with CPR and adrenaline and adenosine administration। ठीक है, एडिनोसिन और एड्रेनालिन को हमको आईवी लाइन में देते रहना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको क्या क्या करना है? ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करते वक्त हमको पहले तो सीपीआर चालू कर देना है। ठीक है, मॉनिटर अटैच करना है डिफिब्रिलेटर का। फिर डिफिब्रिलेटर जब भी कमांड करेगा कि नाउ डू डिफिब्रिलेशन, तब डिफिब करना है हमको, और डिफिब्रिलेशन और सीपीआर कंटिन्यू करते करते हमको एड्रेनालिन और एडिनोसिन देना है। ठीक है, एडिनोसिन और एड्रेनालिन देना है। ठीक है, ओके। अगर हमको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं दिख के आता है और उसके अलावा पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर असिस्टोल दिख के आता है, should be treated by continuing only CPR, adrenaline administration and atropine। ठीक है, इन केस ऑफ असिस्टोल ओनली। ठीक है, तो अगर हमको पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर असिस्टोल
पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या अस्टिस्टोल दिख के आता है तो ये शॉकेबल रिदम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ऑलरेडी। कहाँ पे? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। इसलिए हम यहाँ पे शॉक दे के नई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंड्यूस करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। और असिस्टोल में मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है कि वेंट्रिकल बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये रिदम दिख के आ रही है, ठीक है। और फिर हम जब डिफिब्रिलेट करेंगे तो पेशेंट क्या जाएगा? असिस्टोल हो जाएगा, और फिर नॉर्मल रिदम स्टार्ट होगी। बट यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी असिस्टोल में है, तो हम इसको शॉक दे के वापस से असिस्टोल देंगे तो इट विल कॉज मोर ट्रबल टू द पेशेंट, ठीक है। तो ना ही हम पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, ना ही हम असिस्टोल में डिफिब्रिलेट करते हैं पेशेंट को। आइदर वी गो डायरेक्टली वी गो फॉर सीपीआर ओनली, ठीक है, सीपीआर ओनली। एंड इसके साथ हम क्या देते हैं? सीपीआर चाहेंगे। इसके साथ हम पेशेंट को क्या देंगे? एड्रेनालिन देंगे, ठीक है। सीपीआर देंगे पेशेंट को, सीपीआर और एड्रेनालिन देंगे इन केस ऑफ पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और सीपीआर देंगे प्लस एड्रेनालिन देंगे प्लस एट्रोपिन देंगे इन केस ऑफ असिस्टोल, ठीक है। आई होप ये समझ में आया सब लोगों को। अभी एडवांस लाइफ सपोर्ट का एल्गोरिदम दिया है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, AHA ने। एडवांस लाइफ सपोर्ट में क्या करना है? वही चीज, अनरिस्पॉन्सिव, नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, कॉल रिसर्सिटेशन टीम। फटाफट रिसर्सिटेशन टीम को बुलाएंगे हम, कॉल रिसर्सिटेशन टीम। उसके बाद में रिसर्सिटेशन टीम जब तक आती है तब तक हम क्या करेंगे? सीपीआर चालू रखेंगे 30:2 के रेशो में, अटैच डिफिब्रिलेशन मॉनिटर, मिनिमाइज इंटरप्शन बिटवीन सीपीआर। सीपीआर कंटिन्यूसली चलना चाहिए, ठीक है। डिफिब्रिलेशन मॉनिटर लगाने के लिए कोई नहीं है तो उसको साइड में रख दो। तुम पहले क्या करो? सीपीआर कंटिन्यू करो। सीपीआर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए। सीपीआर शुड बी कंटिन्यूस, देयर शुड नॉट बी ऐसा 0.5 सेकेंड्स का भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अब तुमने डिफिब्रिलेटर मॉनिटर लगा दिया तो डिफिब्रिलेटर मॉनिटर तुमको रिदम दिखाएगा। रिदम तुमको दिख क्या रही है? ऐसी वाली, ठीक है, ऐसी वाली रिदम दिख के आ रही है। तो मतलब क्या? पेशेंट गया है किसमें? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, ठीक है। रिदम असेस की हमने। अभी हमको पता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या कर सकते हैं हम? शॉकेबल रिदम है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो हम क्या करेंगे? एक शॉक देंगे, वन शॉक, मिनिमाइज इंटरप्शन। शॉक देते ही, शॉक देने के वक्त हमको पीछे हट जाना है तुरंत से, ठीक है। शॉक देते वक्त पीछे हट जाना है। शॉक देते ही तुमको डिफिब्रिलेटिंग मॉनिटर जो बोलेगा कि शॉक गिवन, तुमको तुरंत से सीपीआर चालू करना है। इमीडिएटली रिज्यूम सीपीआर फॉर 2 मिनट्स, मिनिमाइज इंटरप्शन। अभी 2 मिनट तक तुमको वापस से शॉक नहीं देना है। शॉक कब देना है? 2 मिनट बाद ही देना है। 2 मिनट तक कंटिन्यूसली तुमको सीपीआर कंटिन्यू करना है, ठीक है। रिदम असेस की, शॉकेबल दिखा हमको, हमने ये सारी चीजें की, ठीक है। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अगर होता है तो वी विल ट्रीट बाय BALS मैकेनिज्म, जो भी है ABCD अप्रोच लेंगे, उसका SpO2 मेंटेन करेंगे, PaCO2 नॉर्मल करने देखेंगे, वो सारी चीजें करेंगे हम। 12 लीड ECG वगैरह करवाएंगे। अगर हमको नहीं होता है यहाँ से आगे, पेशेंट ट्रीट नहीं होता है और वो वर्स हो जाती है कंडीशन, तो पेशेंट अल्टीमेटली डेथ डिक्लेयर करना पड़ती है। बट अगर हमने रिदम असेस की और हमको दिख के आया कि पेशेंट इज नॉन शॉकेबल, मतलब क्या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या फिर असिस्टोल है, तो वी शुड इमीडिएटली रिज्यूम CPR फॉर 2 मिनट्स और वी शुड मिनिमाइज इंटरप्शन, ठीक है। तो अगर स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है देन वी गो फॉर दिस अप्रोच, नहीं होता है तो फिर वी डिक्लेयर पेशेंट डेड, ओके। अब ये जो है ये बड़ा चार्ट है जो हमको ALS जिन्होंने पढ़ा है उनको दिया है ये। मैं भी एक ALS प्रोवाइडर हूँ, मैंने भी एग्जाम दी है
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा है अच्छी खासी तरीके से। तो ये इतना डिटेल में जाने की इस लेवल पे ज़रूरत नहीं है कि तुमको क्या-क्या करना है, बट ये जो है, ये अप्रोच हमने जो लिया है पिछले पेज पे, ये अप्रोच तुमको लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। ओके? हमने डिस्कस किए ट्रीटेबल रिवर्सिबल कॉजेज़, एचएनटीज़, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। हम इसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट प्लान मैनेज करेंगे, पेशेंट को ट्रीट करवाएंगे। ये अगर हमने एक बार रिवर्स कर दिया तो पेशेंट कैन लिव फॉर मेनी इयर्स, अगर ये चीज़ हमने ट्रीट कर दी तो पेशेंट की इमीडिएटली। ओके, फिलहाल के लिए कार्डियक अरेस्ट इतना ही, आगे का हम बाद में देखते हैं।